हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 की वीडियो है और जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की होने वाली है। हमने कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाने का फैसला इसलिए किया है कि अगर केवल मैं सवाल कराऊंगा तो उस बिहाफ पे कॉन्सेप्ट पीछे रह जाएंगे। और परेशानी का विषय यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्सेप्ट दिए वो बहुत कम दिए हैं एज कंपेयर टू द जेई केसेस। आईआईटी जेई में कॉम्प्लेक्स नंबर के केसेस बहुत ज्यादा वास्ट है। उसमें सर्कल आ जाता है, उसमें स्ट्रेट लाइन आ जाता है, उसमें पैरेललोग्राम आ जाता है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं और उसमें देख के एजम्पशन करना ही मुश्किल हो जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इक्वेशन लिखी हुई है कि या ये सर्कल है, क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये स्क्वायर है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच का गैप कैसे निकालेंगे। इसी वजह से हमें एक सीक्वेंस के आधार पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे लगभग मुझे लग रहा है 15-20 पार्ट इसमें बनने वाले हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केवल कॉन्सेप्ट के आधार पर बनेंगे। उसके बाद हम अपने वही वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, जो कि लगभग मेरी आइडिया में 200 सवालों तक तो जानी ही चाहिए। उससे कम जाएगी तो भी चल जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की वीडियो है, 3 खत्म हो गया है। ठीक, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट के ऊपर, आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर स्पेशली हम चर्चा करेंगे। ठीक, प्रिंसिपल की स्पेलिंग यही होती है, एल होती है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम ARG कह के बुलाते हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम ARG कह करके बुलाएंगे और इसमें हम ARG ऑफ Z कह करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला केस, इसे थीटा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह करके काम चला सकते हैं। ये एक तरीका है। ठीक, इसके अलावा tan इनवर्स करके भी कुछ ना कुछ एंगल दिया जाएगा। tan इनवर्स के करके, tan इनवर्स y करके, tan इनवर्स z करके, कुछ भी करके दिया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के निकालना जो है वो हमें आर्ग्यूमेंट ही अपना निकालना है। ठीक है बेटे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की वो ले लेता हूं, कंटेन x प्लस आयोटा y। x का हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मानेंगे, एक x और एक y। ठीक, x इसका x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होगा, y इसका ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। इमेजिनरी एक्सिस वाला केस है ये, इमेजिनरी एक्सिस। और x जो होगा इसका रियल एक्सिस वाला केस हम लेकर के चलेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कि ये कोई z कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू है x प्लस आयोटा y, तो इसकी जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो है ये और x है आपका ये। ठीक, तो इसके पहले क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है थीटा, ऐसा कुछ। ठीक, तो tan थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला केस आसान है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में ध्यान रखिएगा बेटे, क्वाड्रेंट में बच्चे फंस जाते हैं। मैं पहली बता रहा हूं, आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमने हालांकि एनसीईआरटी में भी कराया है, पर उससे बेहतर यहां कराएंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन आए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में हम जो नॉर्मल एंगल निकालते हैं वो 0 से लेके 2 पाई एंगल के बीच में निकालते हैं। 0, पाई, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई के बाद और 5 पाई बाई 2 आता है, फिर और आता है 6 पाई आता है, ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं। 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई के बाद फिर से 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो इस बिहाफ पे वो चलता चला जाता है हर पाई बाई 2 के एंगल पर। लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव टू टेक इट फ्रॉम -पाई से पाई।
फ्रॉम माइनस पाई से पाई, 0 से 2 पाई नहीं, माइनस पाई से पाई। अब देखो, अब इन एंगल्स में बदलाव क्या आएगा वो मैं दिखाता हूं आपको। 0 पाई, पाई के बाद यहां था 2 पाई, पाई के बाद यहां क्या था 2 पाई। अब देखो ऑब्जर्व करते हैं, 0 पाई 2 पाई, 2 पाई से पहले क्या आया पाई, पाई से पहले क्या आएगा, पाई से पहले क्या आएगा 0, 0 से पहले क्या आएगा माइनस पाई। कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन चल रही है कोई? हम एंगल को ये मान के चलेंगे पाई से 2 पाई की जगह पर माइनस पाई से पाई लेकर के चलना है, ठीक। इस तरह मान के चलिए कि यहां से यहां तक का गैप कितना है पाई, यहां से यहां तक का गैप कितना है पाई, ठीक। 0 में पाई जोड़ो, पाई आ गया, पाई में 0 हटाया, पाई में पाई घटाया तो 0 आ गया, 0 में फिर से पाई घटाया, माइनस पाई आ जाएगा, ठीक। एंगल कहां से कहां तक ले रहे हैं, माइनस पाई से पाई, 0 से 2 पाई नहीं, माइनस पाई से पाई। कोई कंफ्यूजन? बस इतना ही याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में एंगल कितना आया tan थीटा, थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा कितना आ गया आपका tan इनवर्स y अपॉन x। कोई कंफ्यूजन? आसान है। सेकंड क्वाड्रेंट के केस में चलते हैं, चलिए। इसी z को मैं यहां बना देता हूं, इसकी खासियत क्या है, x हो जाएगा माइनस का, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी z कॉम्प्लेक्स की वैल्यू आ रही होगी, इसमें x कोऑर्डिनेट y और माइनस का हो रहा होगा, y कोऑर्डिनेट प्लस का हो रहा होगा, इतनी तो बात है। एंगल हमारा यहां से काउंट होगा, एंगल हमारा ना यहां से काउंट होगा, वैल्यू माइनस पाई से पाई तक लेंगे, एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई कंफ्यूजन? अब देखते हैं, यहां पर जो एंगल हुआ करता था आप उसे यहां से निकाल देते, थीटा को कैसे लिख देते थे, पाई माइनस, यहां पर कोई केस ले लो, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। यहां पर जो थीटा आएगा इन द केस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, पाई माइनस अल्फा। देखो पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल है 180 डिग्री, पूरा एंगल है पाई, पाई में से थीटे रुपए इसने रख लिए तो इसके पास कितना बचा, पाई माइनस थीटा। अब यहां पर थीटा की जगह हमने अल्फा रख रखा है, तो उस अल्फा को तो हम काउंट करने वाले हैं, अल्फा कितना है पाई माइनस थीटा, चलिए ठीक। वही हम कहना चाह रहे हैं, थीटा कितना आएगा, इस पूरे थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई माइनस अल्फा, तो इस थीटा की वैल्यू कितनी आई, पाई माइनस अल्फा। चलो पाई माइनस अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स, याद रखें परपेंडिकुलर कितना है यहां पर, अगेन y, बेस कितना है माइनस एक्स। तो ध्यान में रखें जब बेस निकालेंगे तो उस बेस को मोड में लेंगे, यानी कि प्लस का लेंगे, कैसा, प्लस का, ठीक, क्योंकि हमने ऑलरेडी पाई माइनस कर दिया है, इसी वजह से उसे प्लस का लेना है। थर्ड केस, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा केस है ये, यहां पर है, देखो जरा, ये वाला एंगल अब मैं अल्फा मान लेता हूं, इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की यहां पर वैल्यू कितनी हो रही होगी, x पर कैसा माइनस में, y पर कैसा वो भी माइनस में, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई वाला केस है ये, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, थर्ड क्वाड्रेंट। ये एक्चुअली z नहीं है, माइनस z है, आपने देखा होगा z को हम x प्लस आयोटा वाई कहते हैं और माइनस z को हम माइनस x माइनस आयोटा वाई कहेंगे, ठीक। तो यहां पर अल्फा आया, आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालना है। अब ये थीटा है, अब ये थीटा नहीं है, अब ये थीटा नहीं है, अब
ये वाला थीटा है। ठीक, अब ये वाला थीटा कहां से काउंट करोगे, पाई से कि माइनस पाई से, नीचे तो माइनस पाई है, माइनस पाई से काउंट करेंगे। ठीक, कंफ्यूजन है तो कैसे सोचे इसके बारे में। वैसे तो आप सीधे सीधे ये बोल देते बेटा यहां पर इस एंगल को ऐसे काउंट करते ही नहीं थे कभी भी। आप कैसे काउंट करते, इधर से घुमा करके लाए यहां पे काउंट किया, इधर से घुमा करके लाए इधर काउंट किया, ये करते हो मोस्टली सभी ये करने वाले हैं। कैसे करेंगे अब बताओ थीटा की वैल्यू। अब आप अल्फा की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। तो यही एंगल जो यहां पर था तब आपने इसे बोला पाई माइनस अल्फा करके बोल दिया। तो जब यहां से यहां तक होता, अगर यहां पर माइनस पाई नहीं होता मान लो, तो आप इसे भी पाई माइनस अल्फा ही बोल देते, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, क्योंकि पूरा एंगल पाई है तो ये पाई माइनस अल्फा हो गया, सिंपल सा केस है। लेकिन ये पाई की जगह पर माइनस पाई है तो इसे माइनस पाई में बदलना पड़ेगा। माइनस पाई जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस अल्फा, तो माइनस पाई प्लस अल्फा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के केस में थीटा जो आ रहा है वो माइनस पाई प्लस अल्फा आ रहा है। ठीक, थीटा कितना आ रहा है, माइनस पाई प्लस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स। टेन इनवर्स कितना, यहां पे टेन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर ये वाला y बेस ये वाला x। देखो फॉर्मूला तो वही लग रहा है, लेकिन इसमें y भी माइनस का x भी माइनस का। जब हमने माइनस पाई प्लस अल्फा कर लिया तो y और x क्यों माइनस कर ले, हम दोनों के ऊपर मोड लगा दो, दोनों के ऊपर मोड लगा दो। ठीक, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। कोई कंफ्यूजन, बहुत आसान वे में समझा रहे हैं, आसानी से कंफ्यूजन में भी नहीं आना चाहिए, कोई क्लैरिटी में कमी भी नहीं आनी चाहिए। फोर्थ केस बड़ा ही आसान केस है, आई होप कि वो आसानी से समझ में आ जाएगा। जल्दी से कवर करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। इसके ये वाला एंगल है थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, x की वैल्यू है पॉजिटिव प्लस माइनस आयोटा y है नेगेटिव। एक्चुअल में कंजुगेट का है, कंजुगेट आपको याद होगा, z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y हुआ करता था तो इसके ऊपर बार लगाया करते थे, जिसे हम बोलते थे x माइनस आयोटा y। यानी कि कंजुगेट का क्या केस है, ये थीटा सिर्फ यहां पर प्लस का था या माइनस का है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स मोड y अपॉन x। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना है, माइनस का टेन इनवर्स मोड y अपॉन x। तो ये वाला आपका फोर्थ जो आपका क्वाड्रेंट है उसके केस में कवर होता है। ठीक, इसके अलावा कुछ और सिनेरियो भी हमारे सामने आ सकते हैं, उन पे हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो हमने चारों क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू देख ली। इसमें थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स y अपॉन x। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू है पाई माइनस टेन इनवर्स y अपॉन x। थर्ड क्वाड्रेंट के केस में माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में माइनस का टेन इनवर्स मोड y अपॉन x। ये केस है। ठीक, इसके अलावा भी केस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। इसके अलावा तो बहुत सारे केस बन सकते हैं आर्ग्यूमेंट में। अगर मान लो ये x एक्सिस पर है, x एक्सिस का मतलब y की वैल्यू 0, पॉजिटिव x एक्सिस यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू 0। ठीक, कौन सा केस चलेगा, ये वाला केस चलेगा। टेन थीटा टेन इनवर्स y की वैल्यू 0 होते ही कितनी हो जाएगी, 0। तो एंगल कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक, अगर यहीं पर
x की वैल्यू लेस देन 0 होती तब क्या होता? जब आपका x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब क्या करेंगे बताओ? नेगेटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू लेस देन 0 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो थीटा कैसा आया? थीटा आएगा पाई। ठीक, जब इस वाले क्वाड्रेंट की बात होगी, x की वैल्यू लेस देन 0 और y की वैल्यू 0, तो थीटा आप फिर वहां 0 नहीं लिखेंगे, आपको एंगल पाई ही लिखना चाहिए आइडियली। 0 से 11th क्लास तक काम चल सकता है, आईटी में नहीं चलेगा। ठीक, अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और थीटा की वैल्यू x की वैल्यू 0 हो, चलो यानी कि y है पॉजिटिव वाला केस यहां पर और x 0 है, तो थीटा की वैल्यू आएगी पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू कैसी? पाई बाई 2। अगर y की वैल्यू लेस देन 0 और थीटा x की वैल्यू 0, फॉर नीचे वाला केस, तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2। ये फोर्थ केस आपके सामने जनरेट हुआ। आई होप कि आपको ये केसेस समझ में आए। तो हम बात करते हैं दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के आधार पर, दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के आधार पर आर्ग्यूमेंट पर चर्चा कैसे होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, इसमें सीक्वेंस में हम 1 बाय 1 देखेंगे कितने केसेस जनरेट किए जा सकते हैं। पहला केस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। अब ये भी हमने देखा, वो तो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड था, आपने देखा होगा। जेड बार क्या होता है? x माइनस आयोटा वाई, और इस केस में ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था जहां पर थीटा की वैल्यू आपने माइनस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स लिखी। ठीक, ये केस था। और यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आप लिखते थे वो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स लिखा करते हैं। तो इस केस में आप स्वतः ही आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये माइनस का केस जनरेट होकर के आ रहा है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करते हैं एंड देन वी विल रियलाइज कि हमें क्या महसूस करना है इसमें और एक्स्ट्रा। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस पर चलते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2। दूसरा केस जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2। Z1 और Z2 का प्रोडक्ट है। Z1 क्या है आपका? x प्लस आयोटा वाई। Z1 और Z2 पहले इस पे लिख लेते हैं Z1 की वैल्यू, क्योंकि आपको डायरेक्टली शायद समझ में ना आए, इसी वजह से मैं कुछ केसेस लेकर के आपको समझा सकता हूं आसानी से। Z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2। ठीक, इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल देते हैं, Z1 और Z2। x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जल्दी से। x1 x2 x1 आयोटा y2 यानी कि आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस i1 y1 इंटू i y2, i y1 इंटू i y2, i इंटू i की पावर 2 y1 y2, यानी कि i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। -1 माइनस का कितना आ गया? y1 y2। बेटे इस बात को रियलाइज रखें, अपने दिमाग के अंदर बैठा के रखें। आप यहां पर कॉन्सेप्ट की वीडियो जब देख रहे हैं, जब आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए हैं, उससे पहले रियल वाले केस को अलग कर लेते हैं और आपके पास केस जो जनरेट होकर के आया x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। ठीक, एक केस ये जनरेट होकर के आया। अगर आपको इसका आर्ग्यूमेंट निकालने की इच्छा होगी तो आप इसका tan इनवर्स y वाला पार्ट अपॉन x वाला पार्ट निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट z1 z2। तो y वाला पार्ट किसका क्या है? ये है y1 x2 प्लस y2 x1 अपॉन x वाला पार्ट कौन सा है? x1 x2 माइनस y1 y2, x1 x2 माइनस y1 y2। यही करते हैं, याद ना हो मैं आपको बता देता हूं। z के केस में आप क्या करते थे? x प्लस आयोटा y। tan थीटा जब आप इसका निकालते हैं, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z जब निकालते हैं,
तो आप इसके y वाले पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का डिवाइड ही तो करते हो, y अपॉन x। तो हमने यहां पर भी वही किया है, इमेजिनरी वाला पार्ट अपॉन रियल वाला पार्ट। ठीक, तो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इसी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे x1 x2 से भाग दे सकते हैं। किससे? x1 x2 से। चलो तो दो, ऊपर वाली लाइन में x1 x2 से भाग, डिवाइड करा, नीचे वाली लाइन में x1 x2 से डिवाइड करेंगे। y1 x2 प्लस y2 x1, ध्यान से देखिएगा बेटे, y1 x2 प्लस y2 x1 अपॉन x1 x2। एक बार इसमें जब आप भाग दे रहे होंगे तो x2 से x2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, y1 अपॉन x1 प्लस y2 अपॉन x2। ये वाला एक केस जनरेट होकर के आया। इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा और इससे इसमें डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास जो केस जनरेट होकर के आया वो आएगा कुछ इस प्रकार से, tan इनवर्स y1 बाई x1 प्लस y2 बाई x2 अपॉन 1 माइनस y1 बाई x1 इंटू y2 बाई x2। शायद दिखाई दे रहा हो। तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बना, याद होगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी कौन सा फॉर्मूला हुआ करता था, याद करो, y1 अपॉन x1 y2 अपॉन x2 1 माइनस y1 अपॉन x1। ये तो फॉर्मूला ध्यान से देखा होगा, अगर इनवर्स में ना देखा हो तो सिंपल वाले में देखा होगा। tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला याद दिलाओ, सॉरी tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। वही केस है, बिल्कुल वही केस है, लगा दो तो इसे सिंपल इसी तरीके में। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 को tan इनवर्स y1 अपॉन x1 प्लस tan इनवर्स y2 अपॉन x2 प्लस में कुछ और लिखेंगे, वो थोड़ी देर बाद लिखेंगे। ठीक, ये केस, इसको और ध्यान से देखा जाए तो इसको मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कह देता हूं फिलहाल के लिए, प्लस समथिंग उसके ऊपर केस बनेगा, उसको ध्यान में देना है। ये आया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2। ठीक, अगर मैं आपसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 निकालने के लिए बोलूं, आप निकाल पाओगे? z1 बाई z2, उसकी वैल्यू क्या आएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक, मतलब इसी की जगह tan इनवर्स y1 बाई x1 माइनस tan इनवर्स y2 बाई x2 आ जाएगा। तो ये केस जनरेट हो जाएगा प्लस में। बेटा ये निकालना है, इसे आप फिलहाल के लिए होमवर्क में कह सकते हैं, इसे काउंट कीजिएगा और निकालिएगा। नहीं निकलेगा तो फिर मैं इसे कमेंट सेक्शन में खुद ही निकाल करके लिख कर डाल दूंगा। ठीक है, इसके साथ में आपको 2k पाई और लगाना है। क्यों? क्योंकि केवल एक एंगल पे चर्चा नहीं होती है ना, एंगल तो वेरी करते हैं, तो उस वेरी करे हुए एंगल पे चर्चा करनी है। ठीक, अब हमारे पास दोनों ही केस बन रहे और दोनों केस पर हम के पर चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतने लेवल तक शायद 11th क्लास में होगा, इस लेवल पर हम आईआईटी पे चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? पहला, ये डिपेंड करेगा k के ऊपर, k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1 और k की वैल्यू -1। ये तीन केस हम लेकर के चलेंगे। ये तीन केस हम लेकर के चलेंगे। पहला केस, जब k की वैल्यू 0 हो रही होगी उस समय पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -पाई और लेस देन इक्वल्स टू पाई हो रही होगी। पहला केस क्या बना, इसकी वैल्यू -पाई से बड़ी और +पाई से छोटी, लेस देन इक्वल्स टू भी बोला है, जब k की वैल्यू कैसी है, 0 है। ठीक, k की वैल्यू जब 1 है तब
इन्हीं दोनों की वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है -2 से ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लगाते हैं। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है -2 से और स्ट्रिक्टली लेस देन है -π से। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -π से और स्ट्रिक्टली लेस देन है -π से। जब आर्ग्यूमेंट ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू -1, तो इन दोनों की वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, इन दोनों की जो वैल्यू है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है पाई के और स्ट्रिक्टली लेस देन है 2 पाई के। ये तीन केस आपके सामने जनरेट होकर के आएंगे। ठीक, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है पाई के, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -π के बेटा, -π के और लेस देन इक्वल्स टू है 2 पाई के। तो ध्यान रहे जब भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 पर चर्चा हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 पर चर्चा हो, तो वहां पर एक अलग से एक्सटर्नल टर्म जरूर दिखाई देगी, वो एक अलग से एंगल जरूर आएगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। उस समय पर इस फिनोमिना को जरूर याद रखना है। इस केस को मैं जरूर बताऊंगा जब हम उस समय उस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे होंगे कि हमने ये चीज कब पढ़ी थी, -π से π पर 0, -2π से -π पर 1, -π से ग्रेटर देन और स्ट्रिक्टली लेस देन 2π पर -1 k की वैल्यू होगी। ये तीन केस आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है बेटे, आगे बढ़े, चलिए। तो हमने पार्ट 4 को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है और पार्ट 4 में आपका जो हमने अब तक आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड लिखा है इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग विचार बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग केसेस बनते हैं, तो उनमें से कुछ केसेस पर चर्चा करते हैं। देन विल सी कि हमें कुछ मिलता भी है कि ऐसे ही हम चर्चा कर रहे हैं। पहला केस एक बना आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 का बार इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये आपको याद हो या ना हो, लेकिन आपको प्रूफ करना तो आना ही चाहिए एटलीस्ट। चलिए देखते हैं। ये जो केस है वो आपका z1 और z2 का बार है। हमेशा मान के चलिएगा कि z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1 है और z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2, और z2 के ऊपर कंजूरेंट निकाल रहे हैं तो आपको z2 का बार कितना हो जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2। ठीक, तो फिलहाल के केस में आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। z1 z2 का बार x1 प्लस आयोटा y1 डॉट x2 माइनस आयोटा y2। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं क्या आने वाला है, x1 x2 प्लस या माइनस ले लीजिए, आयोटा लगा रहे हैं अगर आप, माइनस आयोटा x1 y2 प्लस का आयोटा y1 x2 i इंटू आई माइनस का एक i स्क्वायर y1 y2। ठीक, इसमें रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साथ लिखेंगे, x1 x2, और ये माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू यहां से -1 हो जाएगी, तो ये आपका प्लस का बना जाएगा। तो आपके पास होपफुली कुछ इस प्रकार की टर्म दिखाई दे रही होगी। ठीक, प्लस का आयोटा y1 x2 माइनस y2 x1। ओके, ये z1 z2 का बार है। अब इसमें इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लो। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसका थीटा निकाल लो। मतलब थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। ठीक, थीटा क्या हुआ, tan इनवर्स y अपॉन x।
y की पोजीशन पर क्या है, y1 x2 माइनस y2 x1, y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन x1 x2 प्लस y1 y2, x1 x2 प्लस y1 y2। ठीक, ये दो केस सामने आए। इसको अगर आपको उसकी तरह देखना है, एक आर्गुमेंट की तरह देखना है, तो आप इस टर्म में ऊपर नीचे x1 x2 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। इस टर्म को शायद अब आपको आवश्यकता ना पड़ रही हो, इन टर्म्स को हटा देते हैं थोड़ा सा और यहीं पे देखते हैं जरा। अगर आप y1 x2 माइनस y2 x1 में यहां पर x1 x2 से भाग देते हैं, नीचे वाली जो टर्म है x1 x2 प्लस y1 y2 में भी x1 x2 से भाग देते हैं, तब जब यहां पर x2 से x2 से भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा, y1 अपॉन x1 माइनस y2 अपॉन x2 अपॉन 1 प्लस y1 अपॉन x1 इंटू y2 अपॉन x2। ठीक, इसमें भी tan इनवर्स लगा हुआ है। अब इसे ठीक से देखो, क्या ये फॉर्मूला में दिखाई दे रहा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वाला, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। याद करो वो फॉर्मूला जो आपने देखा है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के केस में, तो ये वही फॉर्मूला है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 tan थीटा। मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूं ये फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान में ना आ रहा हो तब। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ठीक, इस आधार पर हमने यहां पर एक फॉर्मूला निकला, आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना है, क्या ये tan इनवर्स y1 अपॉन x1 नहीं दिखा रहा क्या, क्या ये tan इनवर्स y2 अपॉन x2 नहीं दिखा रहा क्या, बिल्कुल दिखा रहा है, आपको सामने नजर आया और ये केस आपका प्रूफ हो गया। ठीक, इसका एक और तरीका है सोल्व करने का, उस तरीकों को हम थोड़ी देर में ऑब्जर्व करेंगे और चेक करेंगे कि वो आया कैसे होगा। ठीक, फिलहाल इसको आप उतार सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ये एक मेथड है। दूसरे मेथड में अभी 5 मिनट बाद ही करवाऊंगा इसी वीडियो में ही, एंड हम चेक करेंगे कि दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, एक और केस लेकर के चलते हैं, चेक करते हैं कि उसमें क्या हमें सीखने को मिला, उसमें आर्गुमेंट के क्या विचार आ रहे हैं। इक्वल्स टू मोड z1 प्लस मोड z2, ये दो केस दिए हैं, तो इसमें अगेन आपको बताना है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 पर चर्चा करिए कि क्या आने वाला है, या उन दोनों के विचार कैसे हैं वो बताइए। इसे हालांकि सोल्व करने में शायद 1-2 मिनट का ही समय लगे, लेकिन उस 1-2 मिनट से पहले इसका रियल कॉन्सेप्ट जान लेना जरूरी है। दूसरा वाला जो इजी वाला कॉन्सेप्ट है उस वाले मेथड को ही मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, z1 प्लस z2, z1 है आपका x1 प्लस आयोटा y1 प्लस z2 है x2 प्लस आयोटा y2। ये है z1 के ऊपर का मोड, x1 प्लस आयोटा y1 के ऊपर का मोड लगाएंगे, भी थोड़ी देर में लगाते हैं। x2 प्लस आयोटा y2 के ऊपर का मोड निकालना है, मोड हटा देंगे बाद में। यहां पर आप इस टर्म को x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 कह सकते हैं। इस टर्म को स्क्वायर रूट में आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक, इसी सेकंड टर्म को भी आप x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। ठीक, y2 का पावर 2। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपके सामने केस जनरेट होकर के आएगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। यहां पर एक और केस जनरेट होकर के आया, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, आपको कुछ केस करते हुए नजर आ जाएंगे, आई होप सो। यहां पर स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर भी फॉर्मूला सेम लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर क्या आएगा,
x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 की पोजीशन पे ये खुद है, तो x1 2 इंटू x1 की वैल्यू x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इंटू रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक, यहां से x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर ये वाली टर्म कट रही है आपको, इसने आपको काट देना है। यहां पर जो केस लेफ्ट साइड में बचेगा आपके पास बनेगा 2x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू 2 रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। 2 से 2 काट दीजिए, क्लियर रहा बेटे। अब यहां वाली टर्म को भी सोल्व करना है आपको, तो ऐसा करते हैं, इसका भी एक बार और स्क्वायर करते हैं। इस वाली टर्म को आई होप कि आपको लिख लिया होगा आपने, तो इस वाली टर्म को यहां से हटाते हैं एंड देन हम देखते हैं कि इसमें क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है। x1 x2 प्लस y1 y2 इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है प्लस 2x1 x2 y1 y2, इधर भी अगेन मल्टीप्लाई करिए, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बेटे, देखो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर में। ठीक, अब मल्टीप्लाई को अंदर कर देते हैं जरा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, y1 x2 y1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, y2 का पावर 2। यहां पर जो लेफ्ट साइड में टर्म बच रही होंगी x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2। बेटे देखो ये वाली जो टर्म मैंने करी है इसलिए जल्दी जल्दी करी है कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, तो इसमें आप इस टर्म को तो वैसे भी ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, x1 x2 का स्क्वायर कट रहा है, अगेन y1 y2 का स्क्वायर भी कट रहा है, वी कैन सी x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर x1 y2 है बेटा, यहाँ y2 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस ये वाली पूरी टर्म, देखो पूरी टर्म को यहाँ लिखो जरा थोड़ा सा रीअरेंज करके, 2x1 y2 y1 x2। क्या ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर नहीं आया आपको, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, तो ये a माइनस की b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना x1 y2 माइनस y2 x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से आपके सामने एक और केस जनरेट होकर के आया, दैट इज गोइंग टू बी x1 y2 माइनस y2 x1 इक्वल्स टू 0। तो इस केस को और थोड़ा सोल्व करते हैं, x1 y2 इक्वल्स टू y1 x2 y2 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन x1 y2 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन x1। आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना होता है, tan इनवर्स y1 अपॉन x1। आर्गुमेंट ऑफ z2 कितना होता है, tan इनवर्स y2 अपॉन x2। जब y2 अपॉन x2 y1 अपॉन x1 के इक्वल है तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। आर्गुमेंट ऑफ z1 किसके इक्वल हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर रहा बेटे। तो यहां से हमें जो मिला वो एक्चुअल में मिला आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z2। ये आपके पास एक नया केस जनरेट होकर के आया। कोई कंफ्यूजन है, ध्यान से देखिए, इसे एक बार ओपन करके सोल्व करिए एंड आई कैन से कि आपको ये समझ में जरूर आएगा। चलिए दूसरा मेथड एक और लगाते हैं, पोलर मेथड। पोलर फॉर्म आपने पढ़ ली होगी आई होप सो। इसके बाद एक यूलर फॉर्म भी आएगी, एक पोलर फॉर्म पे चर्चा करते हैं। पहले एक टर्म दोबारा से याद दिलाते हैं जरा एक बार और। हमने z1 प्लस z2 का स्क्वायर जो लिखा था वो कुछ इस प्रकार से लिखा था, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का बार।
ये जब हमने ओपन किया था इसी वीडियो में ही, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिख के दिखाया था, z1 प्लस z2 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2। कोई कंफ्यूजन? ये इसका फॉर्मूला हुआ करता था। सिमिलर बिहेवियर में z1 माइनस z2 का स्क्वायर जो हुआ करता था, मोड z1 का स्क्वायर प्लस मोड z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का बार या कंजुगेट। ठीक, z1 z2 का कंजुगेट। कोई कंफ्यूजन? अब इनको मैं पोलर फॉर्म में लिख करके आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कैसे दिखेंगे या कैसा इनमें आपको ऑब्जर्वेटरी पैटर्न देखने को मिलेगा। इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं। पोलर फॉर्म होती क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, यहां पर थीटा वो एंगल होता है, थीटा वो एंगल होता है जिस पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिचुएटेड हो विद रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यही देखें, मैं एक बार और याद दिलाता हूं, हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया हो। यहां से x1 x प्लस आयोटा y जो था, आपने इस दूरी को r मान करके और इस एंगल को थीटा मान करके r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये वाली टर्म आपने लिखी थी, और ये आपने क्लास 11th में एनसीईआरटी केस में कर रखी है। ठीक है, यहां पर थीटा जो आप निकालते हैं, r तो बेटे इन दोनों के बीच की दूरी हो जाती है y x, मॉड्यूलस जिसे आप बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस ऑफ z रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद है आपको ये वाली टर्म जिसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट कहते हैं, वो r हो गया। थीटा आपका यहां से निकालता था, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग आया करता था, y अपॉन x। ठीक, कोई कंफ्यूजन? इसी टर्म को मैं कुछ इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूं। ठीक, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z1 के केस में r1 cos थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1, z2 के केस में r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक, अगर z2 का बार होगा तो r2 cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। ये z1 आया, ये z2 आया, ये z2 का बार आया। ठीक है, अब अगर मैं इसका मॉड्यूलस लिखूं मोड z1, तो किस प्रकार से आप देखेंगे मोड z1 की वैल्यू, मोड z1 का स्क्वायर r स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ z1 कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट में r स्क्वायर r1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो करते हैं। x प्लस आयोटा y में कितने लिखते हो आप, x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, y स्क्वायर, आई स्क्वायर रहता है नहीं रहता, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये वाला केस जनरेट होकर के क्या आया, r1 का स्क्वायर। तो z1 का स्क्वायर मॉड्यूलस का कितना आएगा, r1 का स्क्वायर। z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर कितना आएगा, r2 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? मॉड्यूलस ऑफ z1 और z2 r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर आ रहे हैं। तो अब रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 का बार और देखना बाकी है, ये केस खत्म हो जाएगा अभी। चलिए, रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 का बार। तो ऐसा करते हैं, z1 और z2 का बार निकाल लेते हैं, रियल पार्ट को सोचते हैं फिर। ठीक, तो कहां निकाल लें, यहीं निकाल लेते हैं। कहां निकाल लें, जगह तो बची नहीं है। z1 और z2, z1 कितना है आपका r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इनटू z2 कितना है r2 cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, z1 z2 का बार इक्वल्स टू r1 r2, मल्टीप्लाई करिए बेटा, cos थीटा 1 cos थीटा 2। ठीक, cos थीटा की i के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का आयोटा sin थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस का आयोटा sin थीटा 1 cos थीटा 2 sin थीटा 1 cos थीटा 2 i इंटू i स्क्वायर
साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है बेटे, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये हो जाएगा +1। इसी टर्म को मैं दोबारा से लिखता हूं बेटे। ठीक, यहां पर फिलहाल इन सबको हटा देते हैं। आपके पास मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर आया, R1 का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर आया, R2 का स्क्वायर। ठीक, Z1 Z2 आपने इतना माना है, इन सबको हटा देते हैं, मुझे नहीं लगता अब आपको इनकी आवश्यकता पड़ रही है। ठीक, Z1 Z2 का बार कितना आया, R1 R2, रियल पार्ट साथ में लिखेंगे, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस का sin थीटा 1 sin थीटा 2। प्लस का क्यों बेटा, देखो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस का 1। ठीक, प्लस आयोटा sin थीटा 2 वाला केस, sin थीटा 2 वाला केस कौन, आयोटा के बाद इमेजिनरी वाला केस sin थीटा 2 cos थीटा 1 sin थीटा 2 cos थीटा 1। ये वाला यहां पे माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा, sin थीटा 1 cos थीटा 2। चलिए, अब जब हम इस सवाल को Z1 Z2 का केस लेते थे तो यहां पर लिखा होता था टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना है इसमें, रियल पार्ट तो ये रहा, इमेजिनरी वाला पार्ट ये रहा। तो रियल पार्ट कितना है देखो जरा, इसका रियल पार्ट अगर मैं देखूं, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 तो वो तो यही है बस, R1 R2, cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B का फॉर्मूला बनना है, cos थीटा माइनस cos थीटा 2। ये आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 यहां पर तैयार होकर के आ गया। कोई कंफ्यूजन, हटा दें इसे। ठीक है, यहां से आपके पास दो नए फॉर्मूले जनरेट होकर के आए, आई होप कि वो आपको समझ में आए हों। इसको लिख देता हूं मैं, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर को R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक, दो केस आपके सामने जनरेट होकर गया है, एक माइनस का एक प्लस का, और दोनों ही केस मेरे हिसाब से बड़े बेहतरीन केस हैं। यहां से अभी अभी जो हम केसेस कर रहे थे उनको एक बार और थोड़ा सा चेक करते हैं। अगर मान लो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2R1 cos थीटा 1 2R1 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये वाली टर्म कट जाएगी। आपके पास जो केस बचेगा यहां से R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यहां पर से क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। देखो बेटा, ये प्लस वाली टर्म है, ये वाली माइनस वाली टर्म है, कट जानी है, यही केस बचेगा। अगर मान लो आपको इसी केस में माइनस पूछा गया होता, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, माइनस लगाओ, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर cos, माइनस लग रहा है बेटा, आप चाहो तो प्लस में लिख कर भी चला लो अगर कंफ्यूजन चल रही है तो 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये आपके सामने केस, ये माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगी टर्म, तो क्या आ जाएगा 4R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक, ये केस जनरेट होकर के आया। उदाहरण के तौर पर मैं एक केस लगाता हूं, अभी भी हमने आर्गुमेंट के केस करे थे, उसमें से एक आर्गुमेंट का केस लेते हैं एंड वी विल ट्राई कि हम इस मेथड से कैसे सोल्व करेंगे उसे। हटा दें जरा, अगर मान लो मोड Z1 प्लस मोड Z2 इक्वल्स टू मोड Z1 माइनस मोड Z2 है, देन आपको अगर मान लीजिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये केस आपके सामने आया। अब आपको मोड Z1 प्लस मोड Z2 और Z1 माइनस Z2 पता है,
मोड z1 प्लस मोड z2 कितना होता है, याद दिलाओ जरा। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 कोस θ1 माइनस θ2। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, लगाओ जरा। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस θ1 माइनस θ2। ठीक, अब मैं इन दोनों की स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग कर दी, लो स्क्वायर रूट हटा दिया, क्या कट गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कट गया। इस टर्म को इधर लेके आओ तो आपके सामने क्या केस जनरेट होकर के आया है, ये केस जनरेट होकर के आया 4r1 r2 cos θ1 माइनस θ2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। तो cos θ1 माइनस θ2 कितना आ रहा है, cos θ1 माइनस θ2 की वैल्यू कितनी आई, 0। और ये 0 कब होगा, 90 डिग्री पर, जब cos θ कितना होगा, 90 डिग्री। तो θ1 माइनस θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, θ1 माइनस θ2 की वैल्यू आ गई π/2। यहां से आपके सामने एक और केस जनरेट हुआ, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, दोनों के एंगल का डिफरेंस कितना है, π/2। इसका आंसर सीधा सीधा आ गया π/2। तो आप इस वाले मेथड का, पोलर रीजन का भी इस्तेमाल करें, बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होने वाला है। इससे आपको एक एंगल cos θ डायरेक्टली नजर आएगा। आई होप कि उससे आप केस जल्दी ही समाप्त कर पाएंगे। ठीक, मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट नंबर पार्ट 4 हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट नंबर पार्ट 5 जल्दी आने वाला है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।